Welcome back to my YouTube channel where we discuss technical engineering concept with easiest example with life related and industrial examples. Now we are going to discuss second lecture of chemical reaction engineering. अभी तक हमने फर्स्ट लेक्चर में देखा केमिकल रिएक्शन इंजीनियरिंग क्या होता है, केमिकल रिएक्शन क्या होता है, रेट ऑफ रिएक्शन क्या होती है. अब हम देखने वाले हैं कि इंडस्ट्रीज में जो रिएक्टर में केमिकल रिएक्शन का जो प्रोसेस होता है उस प्रोसेस को अफेक्ट करने वाले कौन कौन से वेरिएबल्स हैं. ठीक है, तो टॉपिक डालेंगे हम वेरिएबल्स अफेक्टिंग केमिकल रिएक्शन. वेरिएबल्स अफेक्टिंग केमिकल रिएक्शन. तो फर्स्ट वेरिएबल है हमारा टेम्परेचर. किसी भी रिएक्टर में कोई रिएक्शन हो रहा है तो टेम्परेचर उसको किस प्रकार से अफेक्ट करेगा. दूसरा है हमारा प्रेशर. कोई भी गैसियस फॉर्म में कोई मटेरियल है उसमें रिएक्शन करवाना है तो उसका प्रेशर बढ़ा के या घटा के उस पर क्या अफेक्ट होगा. ठीक है. तीसरा है हमारा कंसंट्रेशन. फोर्थ है कैटलिस्ट. फिफ्थ है नेचर ऑफ रिएक्टेंट. सिक्स है रेडिएशन इफेक्ट. अब यहां पे एक टर्म आई है अफेक्ट. किसी भी चीज में अफेक्ट क्या होता है, कोई भी केमिकल रिएक्शन होता है तो उसके इंटरमोलिक्यूल्स के बीच में उनके टेम्परेचर प्रेशर के कारण जो चेंजेस आता है, जो रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है, उसको प्रोसेस को बोला जाता है अफेक्ट. और इफेक्ट जैसे रेडिएशन, एकदम से आपने किसी भी रिएक्टेंट का टेम्परेचर बढ़ा दिया, कोई आउटकम आया आपके पास में, कोई रिएक्टेंट मिलकर किसी ने प्रोडक्ट बनाया, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बना, तो प्रोडक्ट बनने का जो तरीका है उसको बोला जाएगा इफेक्ट. ठीक है, ये सारे अफेक्ट में है, ये है इफेक्ट में. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करते हैं टेम्परेचर के बारे में. टेम्परेचर के बारे में तो रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि कोई भी रिएक्टेंट है पर यूनिट टाइम पर यूनिट वॉल्यूम में, ठीक है, उनको एनर्जी मिल जाती है तो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते हैं, उसको रेट ऑफ रिएक्शन बोला जाता है. तो रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है वो कंसंट्रेशन, किसी भी कोई कंपोनेंट ए है उस या रिएक्टेंट ए है उसकी कंसंट्रेशन के किसी भी घात के समानुपाती होता है. ठीक है, यहां पर एक केमिकल रिएक्शन आप एज्यूम कर लीजिए कि यहां पर ए के ए मोल्स हैं और बी के बी मोल्स हैं. ये कन्वर्ट हो रहे हैं आर के आर मोल में, एस के एस मोल में. मतलब ये कोई केमिकल रिएक्शन है. यहां पर ए रिएक्टेंट ए है, रिएक्टेंट बी है, प्रोडक्ट आर है, प्रोडक्ट कैपिटल एस है, और स्मॉल ए है, ये नंबर ऑफ मोल्स हैं. लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था. तो यहां पर कंपोनेंट ए की जो कंसंट्रेशन है और कंपोनेंट बी की जो कंसंट्रेशन है, तो रेट ऑफ रिएक्शन का मतलब रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे हैं, ये प्रोपोर्शनल होते हैं कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट का. यहाँ ए बी सी कितने भी रिएक्टेंट हो सकते हैं, वो रिएक्शन पे डिपेंड करता है कि रिएक्शन का नेचर क्या है, आपको बनाना क्या है. ठीक है, तो माइनस आर ए इज इक्वल टू के सी ए की पावर एम और सी बी की पावर एन. इसको ए लिखा जा सकता है. यहां पर के जो होता है इसे बोला जाता है कांस्टेंट, या इसको बोला जाता है रेट कांस्टेंट. ठीक है, इसको यहां पर रेट कांस्टेंट भी आप लिख सकते हो, रेट कांस्टेंट. रासायनिक अभिक्रिया दर नियतांक, मतलब इसकी वैल्यू जितनी ज्यादा होगी उतना ही रेट ऑफ रिएक्शन तेज गति से होगा. जो के है रेट कांस्टेंट, ये फंक्शन होता है टेम्परेचर का. मतलब कोई भी रिएक्टेंट है उनकी कंसंट्रेशन ज्यादा है, ठीक है, और उनका टेम्परेचर अगर हम बढ़ा दें, किसी भी रिएक्शन का टेम्परेचर अगर बढ़ा दें या रेट कांस्टेंट की वैल्यू बढ़ा दें, इसका मतलब वो टेम्परेचर का फंक्शन है, तो हम उसका टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी. तो एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट है. सेकेंड है हमारा प्रेशर. केमिकल इंडस्ट्रीज में गैसियस फेज में अगर कोई रिएक्शन हो रहा है, मान लीजिए कि यहां पे कोई एक रिएक्टर है, इसमें कोई गैस भरा हुआ है, ठीक है, N2 प्लस H2 ले लो. ठीक है, N2 प्लस H2 इज इक्वल टू अमोनिया आप बना रहे हैं. इसको बैलेंस कर लीजिए. ठीक है, बैलेंस में यहाँ 2 आएगा और यहाँ पे 3 लिखा जाएगा. ठीक है, ये बैलेंस इक्वेशन है. नाइट्रोजन हाइड्रोजन की आप किसी एक रिएक्टर में भर के उसमें रिएक्शन करवा रहे हैं, तो इसका आप जितना ज्यादा प्रेशर बढ़ाएंगे, ठीक है, प्रेशर बढ़ाएंगे तो उसका रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा. इसमें जो एक कंपोनेंट है ए और बी, ठीक है, तो आप प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो प्रेशर प्रोपोर्शनल होता है रेट ऑफ रिएक्शन के. कोई गैसियस मटेरियल है किसी रिएक्टर में, उसका अगर प्रेशर बढ़ाएंगे, जनरली गैसियस में होने वाली जितनी भी रिएक्शन है वो प्रेशर पे ही काम करती है, उनको प्रेशर बढ़ाया जाता है. प्रेशर बढ़ाने से क्या होते हैं, उनके इंटरमोलिक्यूल्स की एनर्जी बढ़ जाती है, वो पास में आ जाते हैं.
ठीक है, पास पास में आ जाते हैं। पहले तो उनमें एनर्जी दी जाती है, बिल्कुल पास में आने के बाद वो लिक्विड में बदल जाते हैं, फिर उनकी एनर्जी घट जाती है। जब कोई भी मॉलिक्यूल्स आपस में पास पास में आएंगे, जितना पास आएंगे उनके बीच में रिएक्शन होगा। ठीक है, जो जितने पास आते जाएंगे उनके बीच में एक रिएक्शन होगा और नाइट्रोजन हाइड्रोजन मिलकर क्या बनाएंगे, अमोनिया बनाएंगे। तो रेट ऑफ रिएक्शन किसके, प्रेशर के प्रोपोर्शनल होती है। ठीक है, थर्ड है हमारा कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन का क्या अफेक्ट होता है, अगर कोई भी रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट मतलब अभिकारक जो अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं। थर्ड है हमारा कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन क्या होती है, पहले तो ये देखो, आप स्कूल टाइम से तो हमेशा पढ़ते आए हो। सांद्रता, इसको बोला जा सकता है शुद्धता। शुद्धता, ठीक है, शुद्धता मतलब कोई भी आपके पास में कोई सॉलिड या गैस का कोई भी मिक्सचर है तो उसमें रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कितनी। कंसंट्रेशन का मतलब इस तरीके से समझ लिए कि यहां पर मेरे पास में 100 kg वाटर है। ठीक है, 100 kg वाटर है। अब इसमें मान लीजिए कि 10 kg इंप्योरिटीज है। 10 kg क्या है, इसमें अशुद्धता इंप्योरिटीज है 10 kg। तो यहां पे वाटर की कंसंट्रेशन कितनी होगी, 90%। ये इसमें वाटर की जो क्वांटिटी है, पानी की जो क्वांटिटी है वो कितनी, 90%। तो कंसंट्रेशन कितनी होगी इसकी, 90%। या कोई मटेरियल ले लीजिए इसकी जगह, कोई भी आपका मटेरियल है, अब वो सॉलिड फॉर्म में या लिक्विड फॉर्म में है, तो कंसंट्रेशन का मतलब है कि किसी भी मिक्सचर में वो कितना परसेंट मटेरियल है। अगर 100% में से 20% अवेलेबल है, 80% इंप्योरिटीज है, तो 20% उसकी कंसंट्रेशन होगी। तो कंसंट्रेशन का इफेक्ट क्या होगा कि रेट ऑफ रिएक्शन जो है प्रोपोर्शनल होती है कंसंट्रेशन के। रेट ऑफ रिएक्शन जो होती है वो होती है किसके, कंसंट्रेशन के। अगर रिएक्टेंट हाई कंसंट्रेटेड होंगे मतलब हाई प्योर होंगे, अगर जितना प्योर प्रोडक्ट होगा उतना ही प्योरली वो रिएक्शन करेगा, अगर आप कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे अपने रिएक्टेंट्स की तो रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या होगा, उसी रेशो में इंक्रीज होगा। अब क्या आता है सेकंड, अपना जो फोर्थ है वो है कैटलिस्ट। कैटलिस्ट क्या होता है, इसे बोला जाता है क्रियाकारक। आप 9th 10th में और 12th में पढ़ते आए हैं। कैटलिस्ट को बोला जाता है क्रियाकारक। जो टेक्निकल टर्म्स आपको समझ में नहीं आती, आप गूगल या ट्रांसलेट करके उसका टर्म देख लीजिए। ठीक है, क्योंकि ये पढ़ते पढ़ते बहुत टाइम हो गया तो ये बिल्कुल के बिहेवियर में आ चुकी है मेरे तो। ठीक है, अगर आप लोगों को जैसे नेचर ऑफ रिएक्टेंट, इफेक्ट में क्या डिफरेंस है, इफेक्ट क्या होता है, ठीक है, कुछ टर्म्स ऐसी हो सकती है जो हमको, वेरिएबल क्या होता है, ठीक है, जो हमको हो सकता है कि हम भूल गए हों। अभी अपन ने 10th 12th पास करके हम डिप्लोमा में आए हों या बीटेक में आए हों, अगर आप हिंदी मीडियम से, तो कई टर्म्स क्या होती है हमें याद नहीं होती है। ठीक है, और मैं पढ़ा रहा हूं, आपको समझा रहा हूं, तो मुझे भी पता नहीं कि आपको कौन सी टर्म याद नहीं है। जितनी मुझे लगता है कि ये भूलने वाली टर्म है तो बता देते हैं। जो टर्म आपको कहीं पर भी, आप किसी भी बुक में पढ़ो, कॉलेज में पढ़ो, क्लास में पढ़ो, कोई टर्म अगर आपको समझ में नहीं आती तो पहले उसका हिंदी से मीनिंग देखिए, उसको अपने साथ में लिंक करिए, तभी आप उसको इंग्लिश में फील कर पाएंगे, बोल पाएंगे और उसकी अंडरस्टैंडिंग आपको हो पाएगी। तो चलिए टॉपिक पे आते हैं। कैटलिस्ट क्या होता है, क्रियाकारक। अब क्या होता है, इंडस्ट्रीज में केमिकल रिएक्शंस होते हैं। ठीक है, तो कुछ केमिकल रिएक्शन से जो बहुत धीमी गति से होते हैं, जैसे कार्बनिक प्रोडक्ट जिनमें कार्बन रहता है, ठीक है, वो बहुत धीमी गति से संपन्न होती है, तो उनकी स्पीड को बढ़ाने के लिए हम उनमें क्या डालते हैं, कैटलिस्ट डालते हैं। ठीक है, और कुछ रिएक्शन ऐसे होती है जैसे अकार्बनिक पदार्थ जिनमें कार्बन नहीं पाया जाता, वो बहुत तेज गति से रिएक्शन करते हैं, तो उनमें कैटलिस्ट की जरूरत नहीं होती। और बहुत फास्टर रिएक्शन करवानी है हमको बहुत ही ज्यादा फास्टर रिएक्शन करवानी है, तो हम कैटलिस्ट का यूज करते हैं। थर्ड है हमारे रिएक्शन को अफेक्ट करने वाला जो वेरिएबल है वो है नेचर ऑफ रिएक्टेंट, स्वभाव। आपके पास में जो रिएक्टेंट है, आप रिएक्शन कर रहे हैं, वो हाईली क्रियाकारक है या लो रिएक्शन है, उनका रेट ऑफ रिएक्शन ऑलरेडी हाईली, उनका नेचर कैसा है, स्वभाव कैसा है ना। जैसे इसको इस तरीके से समझ लीजिए, हालांकि टॉपिक से हटके कट ऑफ है कि कोई बच्चा क्लास में होता है, ठीक है, उसको पढ़ाया जाता है तो वो हाईली इफेक्टिवली उसको सारी चीजें एक ही बार में समझ में आ जाती है। ठीक है, तो उसको एडिशनल कुछ देने की जरूरत नहीं पड़ती। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको 4 बार पढ़ा तो तब भी उनके दिमाग में कुछ बैठता नहीं है, समझ में ही नहीं आता है, तो वो एक्स्ट्रा ट्यूशन लगाते हैं और कोचिंग लगाते हैं, वो डबल ट्रिपल टाइम उनको मेहनत करनी पड़ती है। वैसे हमारे प्रोडक्ट की जो रिएक्शंस होती है जो ऑटोमेटिकली हो जाते हैं, उनके एक ही बार में हम रिएक्शन करवा देते हैं। और जिनकी रिएक्शन नहीं हो पाती है, ठीक है, उनको फर्निश करने के लिए, प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए उनके ऊपर एक्स्ट्रा एफर्ट्स डाले जाते हैं ताकि वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाए। तो चलिए नेक्स्ट है हमारा रेडिएशन इफेक्ट। रेडिएशन इफेक्ट इसको इस तरीके से समझा जा सकता है। रेडिएशन इफेक्ट में हम एक केमिकल रिएक्शन यहां पे एज्यूम करते हैं, मान लीजिए कि यहां पे H2 + Cl2,
ये मिलके बन रहा है HCl, ठीक है, ये बैलेंस इक्वेशन है। हाइड्रोजन और क्लोरीन मिलके बना रहा है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये आपने पढ़ाई होगा, ठीक है, ये इक्वेशन है हमारी। अगर हाइड्रोजन और क्लोरीन है, ये दोनों एनवायरमेंट में खुले पड़े हुए हैं, तो इनकी रिएक्शन क्या होगी, लो स्पीड से होगी, लो स्पीड से ये रिएक्शन करेंगे। लेकिन हाइड्रोजन और क्लोरीन को अगर मैं सनलाइट दे दूं, अगर हाइड्रोजन और क्लोरीन को मैं सनलाइट में रख दूं, धूप में रख दूं, ठीक है, सनलाइट किया, तो उसकी सनलाइट के साथ आने वाली जो यूवी रेज है, ये रेडिएशन है, इसकी रेट ऑफ रिएक्शन को क्या कर देगी, बढ़ा देगी। मान लीजिए कि पहले हाइड्रोजन क्लोरीन 8 घंटे में, रात के 8 घंटे में बदल रहा था, तो ये दिन के मैं 2 घंटे भी इन दोनों को आपस में संपर्क में रख दूं, उसको क्या दे दूं, सनलाइट दे दूं, तो इन दोनों की क्या होगी, एक्टिवेशन एनर्जी बढ़ जाएगी। एक्टिवेशन एनर्जी बढ़ जाएगी। एक्टिवेशन एनर्जी वो होती है कि किसी भी रिएक्टेंट की वो मिनिमम एनर्जी जो उसको प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना स्टार्ट कर दे, या किसी भी रिएक्टेंट का वो पॉइंट जो एनर्जी गेन करने के बाद में वो अपने स्वतः प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने लग जाए, तो इसकी एक्टिवेशन एनर्जी बढ़ेगी। मान लो कि 8 घंटे में हो रही थी रिएक्शन, तो ये 2 घंटे में हो जाएगी, ठीक है। तो आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा, वेरिएबल अफेक्टिंग केमिकल रिएक्शन। कौन कौन से वेरिएबल है इंडस्ट्रीज में जो किसी भी रिएक्टर में होने वाली रिएक्शंस को अफेक्ट करते हैं। टेम्परेचर है, प्रेशर है, कंसंट्रेशन है, कैटलिस्ट है, नेचर ऑफ रिएक्टेंट है और रेडिएशन इफेक्ट है, ठीक है। बीटेक और डिप्लोमा में आपके मेन एग्जाम में थ्योरेटिकल में ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। इंटरव्यू में जब आप बैठते हैं तो वहां पे बहुत बेसिक से बहुत सीधे सीधे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और कई बार होता है कि हमें बड़ी बड़ी कैलकुलेशंस आती है, लेकिन बहुत छोटे छोटे जवाब ही हम नहीं दे पाते हैं। रेट ऑफ रिएक्शन का फॉर्मूला क्या होता है, क्यों होता है, इसमें माइनस क्यों लगा होता है, किसी भी केमिकल रिएक्शन को टेम्परेचर, प्रेशर, कंसंट्रेशन, कैटलिस्ट, नेचर ऑफ रिएक्टेंट, रेडिएशन इफेक्ट किस तरीके से अफेक्ट करते हैं, ठीक है, किस तरीके से उनका इफेक्ट होता है, अफेक्ट होता है। तो ये बहुत छोटी छोटी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं। सब्जेक्ट बहुत इंटरेस्टिंग है, बस कोई समझाने वाला होना चाहिए, ठीक है। जब हमको चीजें समझ आ जाती है ना, बहुत इजी लगता है। और जब हम इंडस्ट्रियल, आप अभी इंडस्ट्री में तो जॉब नहीं करते, लेकिन अपने माइंड में इमेजिन तो कर सकता है, रिएक्टर में रिएक्शन ऐसा हो रहा होगा, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो टॉप रिएक्शन बढ़ेगा, ठीक है। जो रिएक्टेंट रिएक्ट नहीं करते उनमें कैटलिस्ट डाला जाता होगा। कंसंट्रेशन का मतलब प्योरिटी होता है, अगर उसमें इंप्योरिटीज होगा तो उन इंप्योरिटीज को पहले उसको आउट करेंगे हम, उसके बाद कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे, ज्यादा से ज्यादा कंसंट्रेशन हो ताकि रेट ऑफ रिएक्शन बढ़े, ठीक है। तो ये बैठे बैठे अभी आप स्टडी कर रहे हैं, थ्योरेटिकल पढ़ाई कर रहे हैं, तो अपने माइंड में इमेजिन कर सकते हैं, पिक्चर्स इमेजिन कर सकते हैं, और उन पिक्चर्स को इमेजिन करते हुए पढ़ना है आपको। और पढ़ने के बाद में, नोट्स बनाने के बाद में 4 बार रिवीजन कम से कम करना है। क्यों? क्योंकि समझ में आने के बावजूद भी 3-4 बार अगर रिवीजन नहीं करेंगे तो माइंड में चीजें स्टेबल नहीं होंगे। आप कितने इंटेलिजेंट है, अक्सर आप भी जानते हैं, 18, 20, 22 साल के एज के होंगे तो चीजें हम धुंधली होती चली जाती है, एग्जाम के बाद भूलते चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि जिंदगी से जोड़कर हम नहीं बैठते। तो चलो, हम आपको ज्ञान नहीं देना चाहते, आपको पढ़ाना चाहते हैं, ठीक है। तो आपको समझ में आया वेरिएबल अफेक्टिंग केमिकल रिएक्शन। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। कोई चीज़ समझ में नहीं आई तो आप मुझे बता सकते हैं कमेंट करके। होप यू गाइस, मैं आपको जरूर आंसर करूंगा। थैंक यू सो मच, बाय।